हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 22 जुलाई एंड 22 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो जो बाइडन से रिलेटेड है। वो क्या है, स्टेप डाउन हो गए हैं एज अ कंटेंडर फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द यूएस। एंड उन्होंने क्या है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस को जो है वो रिप्रेजेंट करवाया है। तो एक तो है बाइडन, यानी कि इससे ज़्यादा हमको अभी जरूरत नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमको मेनली क्या है, मतलब है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस या प्रेसिडेंट जो है वो कैसे डिफरेंट है इंडियन प्रेसिडेंट से, ये हम देखेंगे। दूसरा, एक नीपा वायरस जो है जो कि बैट्स के थ्रू जो है वो फैलता है। तो इन इस वायरस के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे ये जो है फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। फिर एक और डिजीज है हमारे पास जिसको हम लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, या इसी का साइंटिफिक नेम जो है वो नेग्लेरिया फाउलेरी है। ठीक है, तो नेग्लेरिया फाउलेरी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर एक आर्टिकल था एडिटोरियल सेक्शन के अंदर जिसमें है कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको अगर हम भर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या है, एज अ काउंटर जो है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काम करेगा। मतलब अनएम्प्लॉयंसी को दूर करने के लिए हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, फोकस होना चाहिए फीमेल एम्प्लॉयमेंट को लेकर। और लास्टली एक हाइपोथेटिकल स्फेयर का जिक्र है साइंस एंड टेक के पोर्शन में। तो ये जो है इस स्फेयर को हम लोग डाइसन स्फेयर कहते हैं, तो इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि बाइडन जो है, जो बाइडन वो क्या है, ड्रॉप आउट कर लिए है कि रेस से। कौन सी रेस है भाई? प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हो रहे हैं यूएस के अंदर, उस चीज़ की रेस है। एंड ही एंडोर्सेस कमला हैरिस एज अ प्रेसिडेंट फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अगर हम कंपेयर करें तो यूएस प्रेसिडेंट जो है मोर और लेस क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जबकि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो है वो होते हैं इंडिया के अंदर। तो एक तो हमको कंपैरिजन मिल गया कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट क्या है भाई, डायरेक्टली इलेक्टेड है, जबकि इंडियन प्रेसिडेंट क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अगर हम हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो यूएस में प्रेसिडेंट जो है वो दोनों ही हेड होते हैं, यानी कि स्टेट के भी हेड होते हैं साथ ही साथ गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं। जबकि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हेड है स्टेट के। वो जो है वो हेड नहीं होते गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इज द रियल एग्जीक्यूटिव, जबकि इंडियन प्रेसिडेंट जो है जस्ट लाइक ब्रिटिश मोनार्की इज ओनली अ टिटुलर हेड या नॉमिनल हेड, हम कह सकते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे ब्रिटिश मोनार्क जो है वो नॉमिनल हेड होते हैं, वैसे ही क्या है इंडियन प्रेसिडेंट भी जो है वो क्या है, एक तरीके से नॉमिनल हेड होते हैं। अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस को देखें तो अमेरिका में क्या है कि 4 इयर्स है। एंड प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दफा जो है और इलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि टोटल क्या है, 2 टर्म जो है वो रह सकते हैं। जबकि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो है उसका टेन्योर जो है वो 5 इयर्स है, और साथ ही साथ एनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए री इलेक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें टू द लेजिस्लेचर, तो यूएस में प्रेसिडेंट जो है वो किस लेजिस्लेचर के पार्ट भी नहीं होते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। जबकि इंडिया में अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में तीनों ही आते हैं, प्रेसिडेंट और दोनों हाउसेज, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम डिसॉल्विंग द लेजिस्लेचर के पावर की बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को। जबकि यूएस के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट जो है उनके पास ऐसा कोई पावर जो है वो नहीं होता है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि केरला जो है वो इम्पोज कर रही है कंटेनमेंट मेजर्स एज 14 ईयर ओल्ड बॉय डाइज ऑफ नीपा इन्फेक्शन। अब ये नीपा इन्फेक्शन है क्या भाई? ये रिलेटेड है नीपा वायरस से। तो अगर हम नीपा वायरस की बात करें तो ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस कहने का मतलब होता है वैसे सारे डिजीज, जूनोटिक डिजीज भी कह सकते हैं, जिसका ट्रांसमिशन ह्यूमंस में किससे होता है, एनिमल से होता है, उनको हम जूनोटिक पैथोजेंस या जूनोटिक डिजीज कह सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि वायरस का जिक्र है तो यहाँ पे हम जूनोटिक वायरस कह सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज नीपा वायरस encephalitis is an RNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस ऑफ द फैमिली पैरामिक्सोवायरिडी। ठीक है, तो ये फैमिली पैरामिक्सोवायरिडी का एक मेंबर है। एंड ये मेंबर देखो, वायरस में क्या है कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल को देखें, वायरस कुछ और नहीं, एक प्रोटीन एनक्लोज्ड शेल है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। एंड इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है,
ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द डीएनए। डीएनए क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। आरएनए क्या है, एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो जो आरएनए, अब आरएनए में भी दो हो सकता है, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। तो डीएनए में वैसे ही कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड, ज़्यादातर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और आरएनए में अगर हम देखें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी वायरसेस आरएनए वेक्टर को, सॉरी, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, वैसे वायरसेस को हम रेट्रो वायरसेस कहते हैं। जैसे कि आपके कोरोना वायरस भी क्या है, एक तरीके के रेट्रो वायरस है। उसी तरीके से जो एचआईवी के वायरस होते हैं वो भी क्या है, रेट्रो वायरस होते हैं। तो सिंपल ये क्या है, एक रेट्रो वायरस हम कह सकते हैं ऑफ द फैमिली पैरामिक्सोवाइरिडी। जीनस जो है वो हेनिपा वायरस है, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द हेंड्रा वायरस, ठीक है। तो जूनोटिक वायरस जो है वो है हमारा नीपा वायरस, जिस जो किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, पैरामिक्सोवाइरिडी, जिसका जीनस जो है वो हेनिपा वायरस है, जो कि सिमिलर होता है हेंड्रा वायरस की तरह। हेंड्रा वायरस की बात करें तो ये जो है वो रेयर इमर्जिंग जूनोसिस है that causes severe and often fatal in both infected horses and humans। तो horses मतलब ह्यूमन में अगर हम देखें तो हॉर्सेस के थ्रू क्या है, ये जूनोटिक वायरस जो है वो ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिट होता है। तो इसमें दोनों के लिए ही फेटल हो सकता है, हॉर्सेस के लिए भी, साथ ही साथ क्या है, ह्यूमंस के लिए भी। सबसे पहले जो है वो मलेशिया के अंदर ये क्या है, ये नजर आया था, और सिंगापुर में, मलेशिया में 1998 में, सिंगापुर में 1999 में। द डिजीज इज नेम्ड आफ्टर अ विलेज इन मलेशिया, सुंगई नीपा, ठीक है। तो नीपा वायरस जो है उसका ओरिजिन क्या है, सुंगई नीपा, जो कि एक विलेज है कहाँ पे, मलेशिया के अंदर, वहीं से इसका नाम जो है ओरिजिनेट हुआ है। वहां पे सबसे पहले क्या है, डिटेक्ट हुआ था किसमें, डोमेस्टिक पिग्स में, and has been found among several species of domestic animals including dogs, cats, goats, horses and sheep। तो इन सारे एनिमल्स के अंदर क्या है, हमें देखने को मिलता है नीपा वायरस। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये डिजीज जो है वो फ्रूट बैट्स, अब ये फ्लाइंग फॉक्सेस कह सकते हैं, एंड फ्रूट बैट्स को हम लोग फ्रूगीवोरस कह सकते हैं। तो एक टर्म है फ्रूगीवोरस, ठीक है। तो फ्रूगीवोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, कार्निवोर हो गया, हर्बीवोर हो गया, उसी तरीके से जो फ्रूट ईटिंग होता है उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रूगीवोर्स। ऑफ द जीनस टेरोपस, टेरोपस जो है उस जीनस को बिलोंग करता है फ्लाइंग फॉक्स। नॉर्मली जो बैट्स होते हैं वही होते हैं, हु आर नेचुरल रिजर्वायर होस्ट ऑफ द नीपा एंड द हेंड्रा वायरसेस। तो ये जो फ्रूगीवोरस बैट्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, नीपा वायरस को भी ट्रांसमिट करते हैं और साथ ही साथ हेंड्रा वायरसेस को भी ट्रांसमिट करते हैं। ये वायरस जो है बैट के यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड पोटेंशियली बैट के फीसेस में भी पाया जा सकता है, सलाइवा में भी, और बर्दिंग फ्लूइड्स, जो बर्दिंग फ्लूइड्स होता है, क्योंकि बैट्स असल में क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। एंड मैमल्स में जो बर्थ के दौरान क्या है, फ्लूइड निकलता है एक तरीके से, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसमें भी क्या है, ये वायरस प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या है, काफ़ी हद तक जो है एज एन इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम के रूप में नज़र आता है, जिसमें जो सिम्टम्स है बेसिकली वो फीवर है, हेडेक है, ड्राउजीनेस है, ठीक है, डिसओरिएंटेशन है, मेंटल कंफ्यूजन है, कोमा है, एंड पोटेंशियली डेथ भी हो सकता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो करेंटली कोई भी वैक्सीन जो है वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स, इनके लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ, इंटेंसिव सपोर्टिव केयर जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं ह्यूमंस को जो कि इन्फेक्टेड होंगे नीपा वायरस से। तो ये था हमारा नीपा वायरस, बस याद इसमें रखना, नीपा वायरस जूनोटिक वायरस है, आरएनए उसके अंदर प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये फैमिली का नाम हो गया, एंड ये हमारा जीनस का नाम हो गया, विच इज सिमिलर टू द हेंड्रा वायरस, ठीक है। सबसे पहले मलेशिया के अंदर मिला था, एंड वहीं पे क्या है, ये विलेज भी प्रेजेंट है। फ्रूगीवोरस बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सेस जो है उनसे क्या है, ये स्प्रेड आउट होता है या ट्रांसमिट होता है एक ह्यूमन से दूसरे, मतलब ह्यूमंस में बैट्स के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि केरला जो है वो गाइडलाइन को इशू किया है, केरला केरला के गवर्नमेंट ने, ऑन अमीबिक ब्रेन इन्फेक्शन। अब ये अमीबिक ब्रेन इन्फेक्शन एक तरीके से अमीबा है, ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा हम कह सकते हैं। एंड इस अमीबा का नाम जो है वो नागलेरिया फाउलेरी है, ठीक है। नागलेरिया फाउलेरी कॉमनली नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स
जैसे कि लेक्स हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया एंड पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स। तो जहाँ पे भी गर्म पानी प्रेजेंट होगा थोड़ा, वहाँ पे क्या है, यानी कि जो पुराने जो वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं या वाटर हम कह सकते हैं एक्विफर्स है, या जो भी जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, जो कि थोड़े ओल्ड हो गए, वहाँ पे क्या है हमें देखने को मिलता है कि उनमें उन्हीं के पानी में क्या है ये प्रेजेंट होता है, ये फाउलेरी अमीबा। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है एंड सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये अमीबा जनरली क्या है, जो भी लोग अगर हम देखें तो उनमें नोज या उनके जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वहीं से क्या होता है वो इंटर करता है, और नेजल जो एपिथेलियम है जो कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है उसके थ्रू क्या है कि उसके थ्रू ये ब्रेन तक पहुंचता है एंड कॉजेस सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन नोन एज प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एनसेफलाइटिस, जिसको PAM हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर एज अ इंसेफलाइटिस जो है वो कॉज करता है ये हमारा अमीबा। अगर हम देखें ह्यूमन में स्प्रेड की बात करें तो अमीबा जो है टिपिकली एक्वायर्ड थ्रू द नेजल पैसेज एंड माउथ व्हेन अ पर्सन स्विम्स, डाइव्स और यूजेस कॉन्टामिनेटेड वाटर फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। जैसे कि रिलीजियस रिचुअल्स के लिए हम नदी पे जाते हैं या तालाब में जाते हैं, अगर कोई आदमी डुबकी लगा रहा है तो उस केस में उसके नेजल चेम्बर के थ्रू क्या है, मतलब नेजल जो पाथवे है उससे इंटर करता है एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है एंड वहां पे क्या है, पहुंचने पे इन्फ्लामेशन होगा एंड डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा ब्रेन टिश्यू का। अच्छा, एक टर्म है याद रखना, नेक्रोसिस कहते हैं हम लोग, डेथ ऑफ टिश्यू को नेक्रोसिस कहते हैं। तो स्टार्ट होने लगता है नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन टिश्यू। नगलेरिया फाउलेरी इन्फेक्शन डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट नहीं होता है, हाँ एक ही मीन्स है कि कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू क्या है इंटर करेगा फ्रॉम द नेजल पाथवे। अगर हम एट रिस्क इंडिविजुअल देखें तो वाइल द ह्यूमन बॉडी इज जनरली वल्नरेबल टू नागलेरिया फाउलेरी इन्फेक्शंस आर एक्सट्रीमली रेयर। मतलब ह्यूमन बॉडी क्या है, समझो यहाँ पे हम कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी तो वल्नरेबल है, मतलब एक बार एंटर कर गया तो इसका लीथल या डेथ रेट परसेंटेज कितना है, 97% है। लेकिन हाँ एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जो ट्रांसफर या इन्फेक्शन है वो क्या है, एक्सट्रीमली रेयर जो है हमें देखने को मिलता है। सर्टेन फैक्टर्स कैन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। अब पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है वल्नरेबिलिटी, क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन अगर हम देखें तो वीकेंड इम्यून सिस्टम, मान लो इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक होगा, या उस आदमी को पहले से साइनस या नेजल इशू हो सकता है। एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एक्सपोजर टू वार्म फ्रेश वाटर, मान लो वो बार बार क्या है कि जो वाटर बॉडीज है उसमें क्या है डुबकी लगाने जा रहा है वो आदमी। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स यूजुअली क्या होता है, हेडेक होता है, फीवर है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, स्टिफ नेक है, नेक जो है स्टिफ कर जाता है, कंफ्यूजन होता है, दौरे आते हैं, सीजर्स एंड हेलुसिनेशंस भी होता है, भ्रम भी होता है एक तरीके से। द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस रैपिडली एंड कैन लीड टू कोमा एंड डेथ। मतलब अगर इन्फेक्शन अगर बढ़ेगा तो कोमा भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। हाँ, चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी क्या है कि अनफॉर्चुनेटली लो है, मतलब अभी तक क्या है हमको बहुत ज़्यादा क्योर जो है इसका नहीं मिला है। ट्रीटमेंट जो है वो कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक पोटेंट जो ड्रग है वो है आपका मिल्टेफोजिन। मिल्टेफोजिन जो है इफेक्टिवली किल करता है नगलेरिया फाउलेरी को लेबोरेटरी सेटिंग्स के अंदर एंड हैज़ बिन सक्सेसफुली इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम सर्वाइवर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट के बावजूद क्या है जो चांसेस है सर्वाइविंग का नगलेरिया फाउलेरी का इन्फेक्शन का वो एक्सट्रीमली लो है, हम कह सकते हैं। और डेथ रेट परसेंटेज जैसा मैंने बताया लेकिन लगभग 97% है। इसके बाद अगर देखें तो बोला गया है कि भाई एज अ अनएम्प्लॉयमेंट उसको अगर हमको काउंटर करना पड़ेगा तो इस आर्टिकल में यही चीज़ बताया गया है कि हमको फोकस किस पे करना है, फीमेल के एम्प्लॉयमेंट पे, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे। अब देखो यहाँ पे भले ही हम बोल रहे हैं कि भाई फोकस हम करेंगे, लेकिन बहुत सारे एक तो चैलेंजेस है वुमेन एम्पावरमेंट का। दूसरा अगर हम देखें तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हमने किया भी है एज अ इनिशिएटिव कह लो कि फॉर एम्पावरिंग द मूवमेंट, और मेनली एम्पावर किस बेसिस पे करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे करने के लिए। और बोला भी इस आर्टिकल के अंदर यही जा रहा है कि अगर हम फोकस करेंगे फीमेल के एम्प्लॉयमेंट को तो ये काउंटर होगा अनएम्प्लॉयमेंट से, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर हम करंट चैलेंजेस की बात करें
अर्बन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट का, तो ये हमको देखने को मिल रहा है। एक तो देखो कि वेरिएशन है एम्प्लॉयमेंट रेट में, जैसे मोर देन हाफ ऑफ द मनरेगा जो है वर्कर्स जो है वो वुमेन होती है। मतलब गांव में जो मनरेगा वर्कर है वो आधे से ज़्यादा 50 से ज़्यादा परसेंटेज क्या है वुमेन का है। लेकिन सिटीज़ में अगर हम देखें तो वुमेन एनकाउंटर चैलेंजेस सच एज सोसाइटल नॉर्म्स, किस सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से जो है उनको चैलेंजेस मिलता है। सेफ्टी इशूज भी है कि वुमेन के साथ जो इंसिडेंट्स है या क्राइम्स है वो क्या है आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो सेफ्टी इशू है तो उस वजह से वुमेन जो है वो शहरों में झिझकती हैं नौकरियां करने के लिए। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी इनएडिक्वेट है। कई बार ऐसे एरियाज पे जॉब लोकेशन होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, जिसके कारण ये सारे फैक्टर्स एज अ डिस्करेजमेंट हम कह सकते हैं उनके लिए कि वो वर्कफोर्स में इंटर नहीं कर पाती हैं। The Periodic Labor Force Survey, that is PLFS, shows that the employment rate for women in urban areas was 22.9% in the last quarter of 2023। तो ये employment rate हो गया वुमेन का इन द अर्बन एरियाज। दूसरा जो है वो है कॉज या चैलेंज अगर कह लो तो अनफुलफिल्ड एम्प्लॉयमेंट नीड्स। Urban women, despite being educated, willing to work, experience higher unemployment rates than the rural areas। तो देखो ये एक हम कह सकते हैं कि एक दुविधा भी है कि भाई अगर हम देखें तो कंपैरिजन करें तो वुमेन जो शहरों में रह रही हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा अगर हम देखें तो उनकी इच्छा भी ज़्यादा है कि वो जॉब करे एज कम्पेयर टू द रूरल वुमेन। लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वुमेन का क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है शहरों में एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल इन अर्बन एरियाज unemployment rate reflecting those who desire jobs whether actively seeking or not stands at 9%, while in rural areas it is 4%। तो रूरल एरियाज में क्या है कि 4% है, जबकि अगर हम लोग देखें कि शहरों में कि जो एक्टिवली मतलब एक देखो अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग किसको कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि कल ही हमने कवर भी किया था कि अगर कोई भी इंसान के पास स्किल है, ठीक है, और विल है, दोनों कि भाई उसकी इच्छा भी है नौकरी करने के लिए, उसके पास क्या है स्किल भी है, तब भी क्या है उसको नौकरी जो है उसके पास जॉब अवेलेबल नहीं है। मतलब इच्छा होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको कंसीडर नहीं करते कि जिसकी इच्छा ही नहीं काम करने की उसको अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हम बोल सकते हैं या अनएम्प्लॉयड कैसे बोल सकते हैं। तो अर्बन एरियाज में इच्छा ज़्यादा है काम करने की, तो और उनके पास उतनी जॉब नहीं है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं रूरल एरियाज में तो जो विलिंग टू वर्क है वो नंबर ही कम है। इसी वजह से क्या है कि जो भी एम्प्लॉयड है ओवरऑल अभी हमने देखा कि 50% से ज़्यादा तो मनरेगा में एम्प्लॉयड है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखें तो रूरल एरियाज में 4% है, जबकि क्या है अर्बन एरियाज में 9% है। नीड फॉर अर्बन जॉब प्रोग्राम्स, सम स्टेट्स हैव स्टार्टेड अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बट अ नेशनल इनिशिएटिव लाइक द वुएगा, वुएगा क्या है भाई वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज नीडेड टू एड्रेस अर्बन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस इफेक्टिवली। अब बोला जा रहा है कि हर स्टेट वाइज क्या है अलग अलग प्रोग्राम तो चलाए जाते हैं वुमेन को एम्प्लॉय करने के लिए, सॉरी एम्प्लॉयड करने के लिए, लेकिन एक नेशन वाइड इनिशिएटिव हमको लेना जरूरी है। जैसे कि अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो मनरेगा जैसा है, वैसे ही अर्बन एरियाज में जो है वो वुमेन के लिए स्पेशली क्या है वुएगा जो है प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, जो है वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें जो प्रोपोज्ड है, एम क्या है, द प्रोपोज्ड एक्ट सीक्स टू अचीव जेंडर इक्वलिटी इन जॉब अपॉर्चुनिटीज बाय रिक्वायरिंग द इंक्लूजन ऑफ एटलीस्ट 50%, आइडियली तो 100% होना चाहिए, वुमेन इन प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर क्या है 50% वुमेन का पार्टिसिपेशन हो, ये क्या है वोएगा का एक प्रोपोज्ड फीचर है। दूसरा इंक्लूसिविटी की हम बात कर सकते हैं। The WUEGA would provide diverse job opinions within a 5 kilometer radius and necessary amenities such as child care services at home locations. Additionally, it offers free public transportation for women। अब देखो यहाँ पे इंक्लूसिव तभी हो सकता है ना, ऐसा हम कह सकते हैं मान लो वुमेन को एम्प्लॉयड करना है तो उन पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबसे पहला तो अगर हम देखें तो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल एंड सोल मदर पे ही आ जाती है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो जॉब लोकेशन होगा वो 5 किलोमीटर रेडियस के ही आसपास होगा उनके घर से। दूसरा चीज़ क्या है चाइल्ड केयर सर्विसेज होगा। अब मान लो कि कोई वुमेन है जो एम्प्लॉयड है और उनके बच्चे हैं, तो वो बच्चे के लिए चाइल्ड केयर सर्विसेज जो है वो उस लोकेशन पे वर्क लोकेशन पे होना चाहिए। एडिशनली क्या है
फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए वुमेन को, एंड प्रोवाइड्स इंसेंटिव सच एज ऑटोमेटिक एनरोलमेंट इन वेलफेयर बोर्ड्स टू एम्पावर एंड असिस्ट वुमेन इन द वर्कफोर्स। ठीक है, और ऑटोमेटिक क्या है, उनका एनरोलमेंट हो जाना चाहिए कहाँ पे, वेलफेयर बोर्ड में, जो कि कंपनी के अंदर प्रेजेंट होता है। स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, हमें देखने को मिलता है कि किसी भी जॉब में एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए होता है, और स्किल अगर नहीं होगा उस जॉब के लिए, तो वो आदमी क्या है उस जॉब में, अगर हम देखें तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि भाई जो स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी है एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए, वो अलग अलग इंडस्ट्री लेवल पे जो है वो मिलना चाहिए उनको, ताकि वो भी क्या है हाईली कम्पिटिटिव जो है वो बन पाए एट पार विद द मेन एम्प्लॉयड इन दैट सेम इंडस्ट्री। बिकॉज अगर मान लो एज अ एम्प्लॉयर हमको लगेगा कि एक एम्प्लॉय मेरा ज़्यादा काम कर सकता है सेम सैलरी पे, तो हम उसको हायर करेंगे। तो अगर किसी को ये भावना आ जाए तो वो बायसनेस हो सकता है टुवर्ड्स द मेल, तो उस केस में एज अ एम्प्लॉयर क्या है कि वो थोड़ा बचेगा कि वो फीमेल एम्प्लॉय को क्या है हायर ना करे। तो यही था हमारा अगर हम देखें तो फीमेल या वुमेन के एम्पावरमेंट या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल था, उसमें यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अगर देखें तो एक हाइपोथेटिकल स्फेयर की बात की जा रही है, जिसको डाइसन स्फेयर कहते हैं। ये स्फेयर है क्या? सिंपल, ये एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो कि प्रपोज्ड किया गया था एक फिजिसिस्ट के द्वारा, जिनका नाम फ्रीमैन डाइसन था 1960 के अंदर। ये असल में है क्या कि कोई भी स्टार जो है उसके बाहर एक हाइपोथेटिकल स्फेयर है, जो उस स्टार से निकलने वाले एनर्जी को क्या है हार्नेस कर सकता है। तो एक बात बोली जा रही है कि अगर क्या है ऐसा कोई स्फेयर हम लोग बना लेते हैं, तो स्टार से निकलने वाले जो एनर्जी सोर्सेज है उसको क्या है हम लोग हार्नेस कर सकते हैं, एंड जो हमारा एनर्जी का जो नीड्स है वो क्या है पूरा हो सकता है इस स्फेयर के द्वारा। While often depicted as a solid shell encasing the star completely, various designs and configuration have been theorized over the years। तो माना तो जाता है कि भाई ये क्या है, एक सॉलिड शेल के रूप में जो कि स्टार को क्या है कंप्लीटली कवर करता है। लेकिन हाँ, वेरियस डिजाइन जो है वो प्रपोज किया गया है बीते कुछ सालों के अंदर इस डाइसन स्फेयर के बारे में। अगर हम एनर्जी हार्वेस्टिंग की बात करें तो प्राइमरी पर्पस जो है डाइसन स्फेयर का वो यही है कि वो एनर्जी जो कि एमिट होता है स्टार के द्वारा उसको कैसे कैप्चर और यूटिलाइज कर सके। दिस एनर्जी कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग पावरिंग एडवांस सिविलाइजेशंस, इंटरस्टेलर ट्रैवलर, क्योंकि हम इंटरस्टेलर मतलब एक स्टार से दूसरे स्टार मूव करने के लिए, इवन टेराफॉर्मिंग प्लैनेट्स। आपने एक मूवी देखी होगी मैन ऑफ स्टील, ठीक है, उसमें इसी के बारे में टेराफॉर्मिंग के बारे में बताया गया है कि जो क्रिप्टोनियन है वो अर्थ पे आ रहे हैं, तो क्रिप्टन जैसा क्या है प्लैनेट को बना देंगे अर्थ को। ठीक है, उसी के बारे में टेराफॉर्मिंग जो है बताया भी गया है, कैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज करके क्या है उस पर्टिकुलर प्लैनेट जहाँ से वो सुपरमैन प्रेजेंट था मतलब आया था उसके जैसा जो है वो बनाया जाएगा। फिर एक मूवी आपने देखी होगी इंटरस्टेलर, वही इंटरस्टेलर ट्रैवलर से रिलेटेड है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो डाइसन स्फीयर्स ऑफर द पोटेंशियल फॉर नियरली अनलिमिटेड एनर्जी। मतलब अगर हम इसको हार्नेस कर पाए तो हमारे लिए अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स होगा, जिसका यह नतीजा हो सकता है कि हमको जो भी हमारे एनर्जी नीड्स है वो सारे के सारे पूरे हो सकते हैं इस स्फीयर से। अगर हम टाइप्स देखें डाइसन स्फीयर का, तो एक डाइसन स्वार्म है कि इसको इसको क्या है सॉलिड सेल के रूप में नहीं कंसीडर किया गया है। बोला गया कि एक स्टार के अराउंड क्या है वेरियस सैटेलाइट्स के रूप में क्या है वो प्रेजेंट है, और वो रिवॉल्व कर रहे हैं साइड सैटेलाइट के अराउंड, इसी को डाइसन स्वार्म कहते हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर्स हार्नेस द स्टार्स एनर्जी कलेक्टिवली। ठीक है, डाइसन शेल अगर हम देखें तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई हम बीच में स्टार होगा, चारों तरफ क्या है एक शेल जो है वो प्रेजेंट होगा। डाइसन बबल की बात करें तो ये एक स्पेक्यूलेटिव वेरिएंट है where a partially constructed sphere is built around the star capturing only a portion of its energy output। ठीक है, तो ये डाइसन बबल क्या है, एक पार्शियली बिल्ट अप या कह सकते हैं कंस्ट्रक्टेड स्फीयर है अराउंड द स्टार, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है एक पोर्शन को, स्मॉल पोर्शन को क्या है एनर्जी आउटपुट के कैप्चर कर पाता है, बाकी भी जो एनर्जी है वो ऐसे ही रेडिएट आउट हो जाती है। अगर हम कंस्ट्रक्शन के चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला क्या है मटेरियल्स है कि भाई डाइसन स्फीयर जो है वो इमेंस अमाउंट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड करेगा। एंड इवन हो सकता है मटेरियल क्या है हमारे प्लैनेट से भी बाहर से हो या सोलर सिस्टम से भी बाहर के मटेरियल जो है उसमें डिमांड करेंगे। इसीलिए अगर हम माइनिंग को एडवांस माइनिंग कर पाए और कंस्ट्रक्शन कर पाए, तो ये क्या है एक तरीके से
मददगार साबित हो सकता है डाइसन स्फीयर के बनने के लिए। स्टेबिलिटी की बात करें तो एक डाइसन स्फीयर को स्टेबलाइज करना अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, रेडिएशन प्रेशर एंड अदर एक्सटर्नल प्रेशर्स, ये एक बहुत ही बड़ा क्या है, सिग्निफिकेंट चैलेंज है। हीट डिसिपेशन क्या है, जाहिर सी बात है कि एनर्जी जो कैप्चर किया जाएगा डाइसन स्फीयर के द्वारा वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करेगा, रिक्वायरिंग एफिशिएंट हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। ठीक है, तो अगर हीट को रेडिएट करेगा तो ऑब्वियसली क्या है, हीट से बचने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए वो हमको बनाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली क्या है, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक अप्रोच से क्या है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो इतना ही था आज के न्यूज़ के अंदर, और इस सेशन के पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम के चैनल अननोन आईएएस, जिसका यूज़र नेम ये है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।